उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। इस चैप्टर में ये कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 11 है और ये सेकंड ग्रेड में इसमें से एक या दो क्वेश्चन निश्चित तौर पर आते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण के बारे में। उच्च पादपों का यहाँ पर मतलब है हम सिर्फ पादपों के सबसे उच्चतम वर्ग जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। और प्रकाश संश्लेषण का मतलब है प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषण। पादप जब प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जीवित रहने के लिए दो प्रक्रियाएं होती है जो सभी सजीव करते हैं ज़्यादातर। एक होता है श्वसन और एक होता है भोजन। अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य श्वसन में O2 गैस लेता है, और अगर पादपों की बात करें तो पादप श्वसन में O2 गैस लेता है। अगर मनुष्य के भोजन की बात करें तो मनुष्य का भोजन है कार्बोहाइड्रेट और पादपों का भी भोजन है कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य अपना कार्बोहाइड्रेट स्वयं बना सकता है? नहीं बना सकता। और पेड़ पौधे अपने कार्बोहाइड्रेट स्वयं बना सकते हैं। इसी प्रक्रिया को अपने प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका मतलब पेड़ पौधे अपना जो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण का कच्चा माल क्या होता है ये आप थोड़ा ध्यान रखोगे कि अगर हमने किसी प्रक्रिया की बात की है तो इसका कच्चा माल हमें पता होना चाहिए। और ये तीन का आंकड़ा याद रखोगे, इसमें तीन कच्चा माल लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और प्रकाश। ये तीनों जब मिलते हैं तब जो उत्पाद बनता है वो उत्पाद होता है कार्बोहाइड्रेट। और इस प्रक्रिया को ही अपने प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसके अलावा हमें पता है कि जब पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो साथ में हमें देते हैं O2। इसी चीज़ को अपने अगर अपने अभिक्रिया के रूप में लिखें तो इस चीज़ को अपने प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कुछ इस प्रकार बन जाती है, CO2 और H2O मिक्स होता है प्रकाश की उपस्थिति में तो बनता है कार्बोहाइड्रेट प्लस O2। और ये अभिक्रिया हमें पता है कि पेड़ों में जो प्रकाश संश्लेषण का जो मुख्य काम है वो करता है क्लोरोफिल। अब आप अगर इस अभिक्रिया में अगर आप गौर से देखो कार्बोहाइड्रेट का सूत्र होता है जो जनरली हम टिपिकल सूत्र यूज करते हैं C6H12O6 जो ग्लूकोज का सूत्र है। इसके अंदर देखिए कार्बन पहले ऑक्सीजन से जुड़ा था, अब कार्बन हाइड्रोजन से भी जुड़ा है। और जब किसी सूत्र में हाइड्रोजन का प्रवेश होता है तब उसको हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, और जब ऑक्सीजन का प्रवेश होता है तब उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। इसका मतलब श्वसन जिसके अंदर हमने मनुष्य श्वसन करे कि पादप श्वसन करे दोनों ही O2 लेते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है जिसमें ज़्यादातर हम अपने मिसकंसेप्शन कर जाते हैं जब एक साथ कोई चीज़ हमें करनी हो। तो जब भी बच्चों को बताओ आप बच्चों को ये ज़रूर चीज़ बताओ कि हम जो खाते हैं वही पेड़ खाते हैं और हम जो सांस लेते हैं वही पेड़ लेते हैं। श्वसन में हम O2 लेते हैं, पादप भी O2 लेते हैं, और श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और प्रकाश संश्लेषण एक अपचयन अभिक्रिया है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन का प्रवेश हो रहा है। इसका मतलब श्वसन क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और प्रकाश संश्लेषण ये एक अपचयन अभिक्रिया है। एक आपको रिलेशन भी बताना चाहिए श्वसन और भोजन में। ये पेड़ पौधे कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं और भोजन में पौधा भी कार्बोहाइड्रेट उपयोग कर रहा है और पादप भी मनुष्य भी कार्बोहाइड्रेट उपयोग कर रहा है और श्वसन में O2 ले रहा है। वो करता क्या है अल्टीमेटली इनका, तो आपको ध्यान रखना है कि अल्टीमेटली श्वसन और भोजन है वो मिक्स होते हैं। यानी हमने जो कार्बोहाइड्रेट बनाया है और जो श्वसन लिया है हमने O2, ये अल्टीमेटली मिक्स होकर वापस क्या बना देते हैं, ऊर्जा। इसका मतलब हमने सूर्य की ऊर्जा से कार्बोहाइड्रेट बनाया, उस कार्बोहाइड्रेट के साथ श्वसन मिक्स किया और वापस हमें ऊर्जा मिल गई और फिर से हमने क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। इस क्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो
रिवाइंड के लिए आप याद रखोगे, हम सांस लेते हैं, भोजन खाते हैं, श्वसन और भोजन कोशिका के अंदर वापस मिक्स होता है, और इस प्रक्रिया को अपने कोशिकीय श्वसन कहते हैं। और इस सभी क्रिया में हमें ऊर्जा की वापस प्राप्ति हो जाती है। एक अगर आप चीज़ गौर करो, बुक में लिखा है एनसीईआरटी में, इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हरे पौधों द्वारा निकाली गई ऑक्सीजन है वो H2O से आती है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। अगर आप इस अभिक्रिया को गौर से देखो, आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि ये O2 है, ये ये वाली O है या ये वाली O है। ये सेकंड ग्रेड के पेपर में एक बार प्रश्न पूछा गया था। ये O2, अगर आप किसी जनरल लाइन को बात करें प्रकाश संश्लेषण की, तो हम सुनते हैं कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और O2 निकाल देते हैं। तो सुनने में ऐसा लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ही O2 वापस बाहर निकल जाता है। असल में ऐसा नहीं है। जो ये O2 आता है, ये H2O से बनता है। इससे ये पता चलता है कि O2 H2O से आ रहा है, इसका मतलब H2O टूट रहा है कहीं कहीं ना कहीं। तो ये आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखोगे कि प्रकाश संश्लेषण में कहीं न कहीं जो O2 आ रहा है वो H2O से आ रहा है। अगर H2O से O2 आ रहा है तो इसका मतलब H2O वास्तव में टूट रहा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि प्रकाश संश्लेषण में H2O टूटता है, और ये हम आगे पढ़ेंगे। आगे एक सवाल दिया है कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल द्वारा होता है, पादपों में होता है। पर पादपों में कहाँ होता है, तो क्लोरोफिल अकेला कभी काम नहीं कर सकता। एक क्लोरोफिल केमिकल का नाम है, क्लोरोप्लास्ट उसकी पैकिंग का नाम है, उस अंग का नाम है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। आपको हर चीज़ की लोकेशन पता होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ कि क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट में क्या अंतर है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हर बात एक चीज़ का आपको अंतर पता होना चाहिए। क्लोरोफिल केमिकल का नाम है, उस वर्णक का नाम है जो कि सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण कर सकता है। और ये जिस पैकिंग में होता है उस पैकिंग को अपने क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट पैकिंग का नाम है, और इस पैकिंग में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट की संरचना ऐसी होती है, और इस संरचना में अगर आप देखें तो पहले तो आपको पता होना चाहिए क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर है। तो ये एक जंतु कोशिका, पादप कोशिका है, और पादप कोशिका के अंदर एक न्यूक्लियस है, और इसके अंदर ये अंग है। इस अंग को अपने क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है, और क्लोरोप्लास्ट की दो झिल्लियाँ होती है इसके अंदर। देखो चित्र के अंदर, बाहरी झिल्ली और अंतर भीतरी झिल्ली। ये आप ध्यान रखोगे कि कोशिका में बहुत सारे अंगों की झिल्लियाँ होती है और कुछ अंगों की झिल्लियाँ नहीं होती। तो हमें पता होना चाहिए कि किस अंग की कितनी झिल्लियाँ हैं। केंद्रक की दो झिल्लियाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की भी दो झिल्लियाँ होती है, और क्लोरोप्लास्ट की भी दो झिल्लियाँ होती है। आप ये भी ध्यान रखोगे कि क्लोरोफिल बिना झिल्ली काम नहीं कर सकता, इसलिए ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। और जब अपने कोशिका वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि कैसे जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, यानी ऐसे बैक्टीरिया जिनमें कोई भी खुद का झिल्ली वाला अंग नहीं होता मगर फिर भी वो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया क्लोरोफिल का इस्तेमाल करता है, वो भी बिना झिल्ली के। तो वो कैसे इस्तेमाल करता है, मोटा मोटा जानकारी के लिए आप ध्यान रखोगे कि साइनोबैक्टीरिया खुद की जो कोशिका झिल्ली होती है उसी को ही फोल्ड करके उसके ऊपर क्लोरोफिल को जगह देता है, और फिर क्लोरोफिल काम करता है। तो क्लोरोफिल बिना झिल्ली के काम नहीं कर सकता। और ये दो झिल्लियाँ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो इन दोनों झिल्लियों के बीच में होती है, बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली। फिर इसमें ये दो तीन शब्द दे रखे हैं, ये अंग्रेजी में पढ़ेंगे अपने, क्योंकि हिंदी में इनके नाम एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है। फिर इसमें एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर खुद का राइबोसोम है। आप ये चीज़ जानते होंगे कि राइबोसोम पे खुद की कोई झिल्ली नहीं होती। एक झिल्ली वाले अंग में खुद की झिल्ली वाला अंग नहीं आ सकता। ये कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है, और ये एकमात्र ऐसा अंग है जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। और क्यों पाया जाता है, क्योंकि इसकी झिल्ली नहीं होती। और प्रोकैरियोटिक का मतलब यही होता है कि उसमें झिल्ली वाला कोई अंग नहीं होता। उसका केंद्रक होता है, उसकी भी झिल्ली नहीं होती, इसलिए हम कह देते हैं कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक भी नहीं होता। तो कोशिका का सबसे छोटा अंग राइबोसोम है, और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। इसमें विशेष बात क्या है, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, और कोशिका में सिर्फ कुछ ही अंग है जिनके पास पर्सनल डीएनए और पर्सनल राइबोसोम होते हैं। वो दो अंग आप ध्यान रखोगे, एक का नाम है केंद्रक के अलावा वो दो अंग है जिनका खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम है। वो है माइटोकॉन्ड्रिया और
क्लोरोप्लास्ट। इनके पास खुद का पर्सनल डीएनए होता है और इनके पास खुद का पर्सनल राइबोसोम होता है। और ये भी पर्सन एक बार रीड के अंदर आया था कि कोशिकांग में कौन से ऐसे अंग है जिनके पास स्वयं का राइबोसोम और डीएनए होता है। इसके अलावा ये दो तीन चीज़ें जो ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो अब हम पढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है। देखो, इस बुक में लिखा है कि दो प्रकार की अभिक्रिया है, प्रकाश अभिक्रिया और अप्रकाश अभिक्रिया। इसको समझना है तो एक जनरल सी चीज़ ध्यान रखनी है कि हम प्रकाश संश्लेषण में कर क्या रहे हैं। वो समीकरण है, उस समीकरण को आप सीरियस लेना। ये समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम CO2 कैच कर रहे हैं, पानी मिक्स कर रहे हैं और प्रकाश का यूज कर रहे हैं और बना रहे हैं कार्बोहाइड्रेट और साथ में निकल रही है यहाँ पर ओ ये O2 यहाँ से आ रही है। तो ये भी आप एक चीज़ ध्यान रखोगे, इस सूचना का यूज करोगे कि O2 अगर यहाँ से आ रही है इसका मतलब H2O टूट रहा है। अब ये जो हिस्सा है H2O टूट रहा है, देखो, तो ये भी ध्यान रखोगे कि H2O टूटता किस किस में, H2 में नहीं टूटता। यहाँ भी एग्जामिनर आपको गुमराह कर सकता है। H+ में टूटेगा, O2 में टूटेगा और साथ में निकलेगा एक इलेक्ट्रॉन। अगर H+ बना है तो एक इलेक्ट्रॉन बना। अब इसमें आप गौर से देखो, दो स्टेप है। पहले तो आपको प्रकाश को पकड़ना पड़ेगा। एक बार आपने प्रकाश को पकड़ लिया, फिर आप उससे ऊर्जा बनाओगे। ऐसे अणु बनाओगे जिनमें खुद की ऊर्जा होती है। यानी कि हम क्या बनाएंगे, प्रकाश को पकड़कर हाथों हाथ, हाथों हाथ अगर आप प्रकाश को पकड़ोगे तो आप दो ऊर्जा के अणु बना सकते हो, जिनमें से एक ATP होता है और एक अन्य ADPH होता है। फिर इस ऊर्जा का इस्तेमाल करोगे ये बनाने में। तो प्रकाश संश्लेषण के दो स्टेप हो जाते हैं और यही दोनों स्टेप पेपर में पूछे जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दो चरण कितने होते हैं, दो। पहला चरण क्या होगा, सूर्य के प्रकाश को उच्च ऊर्जा वाले अणु में बदलना, रासायनिक ऊर्जा में बदलना, क्योंकि अणु बना रहे हैं तो रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। और फिर उस रासायनिक ऊर्जा का इस्तेमाल करना किसका निर्माण करने में। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि उच्च ऊर्जा वाला अणु कौन सा है, यानी कि हम क्या बना रहे हैं, ATP और NADPH। और फिर दूसरा स्टेप क्या है कि इस ATP और NADPH का प्रयोग करना कार्बोहाइड्रेट बनाने में। ये समीकरण अगर आप दोबारा देखो तो यहाँ वाला हिस्सा है इस समीकरण का, इससे पहले जो कुछ हो रहा है ये तो है प्रकाश अभिक्रिया, और यहाँ पर जो कुछ बन रहा है वो है अप्रकाश अभिक्रिया। अब इस एनसीईआरटी वाली किताब में एक बात लिखी हुई है कि जैसे ही आप प्रयोग करते हो किसी पौधे पर और आप प्रकाश रोक देते हो तो उसके अंदर कुछ ही समय बाद कार्बोहाइड्रेट बनना बंद हो जाता है। इसका मतलब ये कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रकाश की उपस्थिति में बन रहा है, फिर भी इसको अप्रकाश अभिक्रिया क्यों कहते हैं। बुक के अंदर एक शब्द इस्तेमाल किया गया है कि थ्योरेटिकली ये अप्रकाश अभिक्रिया, क्योंकि ये सीधे तौर पर प्रकाश पर डिपेंड नहीं रहती। ये कोशिका में अलग जगह पर होती है, इसको होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। पर इसको होने के लिए प्रकाश अभिक्रिया से जो ATP और NADPH बनता है उसकी आवश्यकता होती है। तो थ्योरेटिकली इसको प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, मगर ये होती प्रकाश की उपस्थिति में ही है, क्योंकि ये डिपेंड है इन दोनों पर और ये डिपेंड है इसके ऊपर। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि क्या अप्रकाश अभिक्रिया, जिसको अपने डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं, क्या ये अंधेरे में होती है, उत्तर है नहीं। ये अंधेरे में नहीं होती, होती है प्रकाश की उपस्थिति में ही है, पर इसको प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। और कार्बोहाइड्रेट बनाने वाले इस चरण को डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं और इसको ही केल्विन चक्कर भी बोलते हैं। ये केल्विन चक्कर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि प्रकाश संश्लेषण के दो चरण हैं। पहला चरण प्रकाश को पकड़कर ATP और NADPH बनाना, और दूसरा चरण है कार्बोहाइड्रेट या कहें कि ग्लूकोज बनाना। और इस दूसरे वाले चरण को ही डार्क रिएक्शन, अप्रकाश अभिक्रिया या केल्विन चक्र
या इसको शीतली चक्र भी कहते हैं, इतने नाम इसके कहते हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ आप थोड़ा सा और देखोगे कि पहले चरण में क्या क्या होता है। देखो, पहले चरण में CO2 का उपयोग नहीं होता। इस पहले चरण में सिर्फ H2O टूटता है। यानी प्रकाश की उपस्थिति में क्या क्या होता है, तो प्रकाश की उपस्थिति में हमें मोटे तौर पर O2 निकाल देंगे, इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे और H+ निकाल लेंगे। बस ये तीन ही चरण प्रकाश अभिक्रिया में होता है। CO2 का यूज करके कार्बोहाइड्रेट बनता है, ये अप्रकाश अभिक्रिया में होता है। आप इस समीकरण वापस देख सकते हो, ये वाला भाग है और ये वाला भाग है, ये तो अप्रकाश अभिक्रिया का उत्पाद, और ये वाला भाग जब यहाँ यूज हो जाता है तो ये है अप्रकाश अभिक्रिया का उत्पाद। जैसे 100% मैंने ये बीच में डिवाइडेशन लगाया है, इसको सीरियस मत लेना। एक्चुअली के अंदर ये ऐसा है कि प्रकाश संश्लेषण के दो चरण होते हैं। पहले चरण में सूर्य के प्रकाश को यूज करके उच्च ऊर्जा वाले अणु बनाएंगे, यानी कि ATP और NADPH, और दूसरे चरण में हम ATP और NADPH का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। तो पहले चरण के अंदर क्या क्या होता है, प्रकाशीय अभिक्रिया के अंदर क्या क्या होता है। देखो, प्रकाश अभिक्रिया में क्या क्या होता है, हमने ये देखा कि प्रकाश अभिक्रिया के अंदर हम पानी के अणु को तोड़ते हैं। ये आप ध्यान रखोगे कि पानी का अणु है वो प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है। यानी कि सबसे पहला काम क्या होता है, प्रकाश की उपस्थिति में पानी का अणु टूटता है, तो ऑक्सीजन शुरू में ही बन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाद में ग्लूकोज बनाने में इस्तेमाल होती है। यानी कि जो दो चीज़ हम प्रकाश के अलावा अगर कच्चा माल देखें तो हमारे पास दो है, और तीसरा कच्चा माल है प्रकाश। इसका प्रयोग होता है ATP बनाने में और इसका प्रयोग होता है ग्लूकोज बनाने में। ये है अप्रकाशीय अभिक्रिया और ये है प्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाशीय अभिक्रिया में जो काम होता है वो इस पे होता है, और अप्रकाशीय अभिक्रिया में जो काम होता है वो इस पे होता है। तो ये प्रकाशीय अभिक्रिया का असल में टारगेट है और ये अप्रकाश अभिक्रिया का टारगेट है। तो प्रकाश अभिक्रिया में क्या होता है, तो ये आपको चरण ध्यान रखने हैं कि प्रकाश अभिक्रिया में क्या होता है। जहाँ पे चरण होता है वहाँ पे एग्जामिनर हमसे खेल सकता है। प्रकाश अभिक्रिया के चरण तो नहीं है, एक बार के लिए हम उत्पाद करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है। उत्पाद बोलो कि कुछ भी बोलो, पर इसमें क्या क्या होता है। तो पहला देखो, इसमें H2O का विघटन होता है, H2O को तोड़ दिया जाता है। किस किस में, ये भी आप ध्यान रखो किस किस में। इसके अंदर आप H+ बनाओगे, O2 बनाओगे और इलेक्ट्रॉन बनाओगे, ये बाहर निकाल दिया जाता है। इसका इस्तेमाल ATP बनाने में कर लिया जाता है, ये दोनों। पर सबसे ज़्यादा ATP, जो मेन कारण ATP बनती है वो इसकी वजह से बनती है, और इसका इस्तेमाल अंत में किया जाता है NADPH बनाने में। देखो, सिंपल सी थ्योरी है, यहाँ से गौर से देखो हमें क्या चाहिए। पहले चरण में यानी प्रकाशीय अभिक्रिया में ATP बनानी है, तो ये बनवाएगा ATP और ये बनवाएगा NADPH। तो ये मैं हर बार ATP नीले लिखूंगा, आप बस ध्यान रखना ATP का निर्माण किस किस कारण से हो रहा है, NADPH, और ये बाहर निकाल दिया जाता है। अब दूसरा, इसके अंदर अंततः क्या बनेगा, ATP और NADPH। तो प्रकाश अभिक्रिया के बाद क्या होगा, इसमें क्या क्या होंगे, H2O विघटन होगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा और ये बनेगा। ये पूरे स्टेप है, ये प्रकाश अभिक्रिया से संबंधित है। आप इनको अलग अलग लिखना चाहो तो आप इसे लिख सकते हो। H2O विघटन होगा और उच्च ऊर्जा के अणु, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर उच्च ऊर्जा के अणु भी लिख सकता है ATP की जगह, तो यहाँ पे हम लिखेंगे उच्च ऊर्जा वाले माध्यमिक लिखा है। माध्यमिक का मतलब ये बीच में काम आते हैं वापस चेंज हो जाते हैं। ये एक तरह की ऐसी चीज़ है जो ATP से ADP, ADP से ATP, ATP से ATP कन्वर्ट होते जाते हैं। तो उच्च ऊर्जा वाले माध्यमिकों का निर्माण होता है, यानी किसका, ATP और NADPH का निर्माण होता है, और साथ में इसके अंदर क्या मुक्त हो जाता है, O2, ये तीसरा चरण। तो प्रकाश अभिक्रिया में क्या क्या होता है, सिंपल सा स्टेप है कि आपको प्रकाश संश्लेषण में क्या बनाना है, कार्बोहाइड्रेट। इसके लिए आप यूज करते हो CO2 और H2O। तो सबसे पहला चरण होता है प्रकाश की उपस्थिति में H2O तोड़ना, और इस चरण को अपने बोलते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया। और इसके बाद जो हम करते हैं वो है CO2 का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट यानी C6H12O6 बनाना, और वो कहलाता है अप्रकाशीय अभिक्रिया। अब हमें ये देखना है कि ये प्रकाश को कैच कैसे किया जाता है, क्योंकि हमें ये तो पढ़ लिया कि हम पानी को तोड़ेंगे और ATP और ADP बनाएंगे, पर हम प्रकाश को कैच कैसे करेंगे, ये समझना है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रकाश को पकड़ा कैसे जाता है। इसके लिए हम एक शब्द डिफाइन करते हैं, शब्दों का खेल है बायोलॉजी। तो हम एक शब्द डिफाइन करते हैं, ये शब्द है
लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, LHC। अगर आपने बारिश के पानी को गौर किया है तो हम बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं, इस प्रक्रिया को अपने बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वैसे अपने लाइट को अपने कैच करेंगे तो इसको अपने बोल देंगे लाइट हार्वेस्टिंग। और इस जगह जो जिस जगह ये काम होता है उसको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कोई बहुत सारी चीज़ों का एक जटिल जोड़ा, उसको अपने कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है LHC। LHC इसका मतलब कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री के अंदर दो यूनिट है, यानी प्रकाश को पकड़ने के दो तरीके हैं। इन दोनों यूनिटों का नाम है, एक का नाम है फोटो सिस्टम 2 और एक का नाम है फोटो सिस्टम 1। ये आप बस आदत डाल देना कि 1 को हम बाद में लिखेंगे, 2 को पहले लिखेंगे, क्योंकि ये जो नाम है ये इनके खोज के क्रम से है 1 और 2, मगर काम करने के तरीके से 2 और 1 है, इस तरह से। तो PS2 अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो पहले ये प्रकाश को पकड़ेगा और फिर एनर्जी ट्रांसफर होगी इसके पास। और अगर सिर्फ ये अकेला काम करेगा तो सिर्फ ये अकेला काम करेगा, ये अकेला कभी काम नहीं करता, यानी या तो ये काम करेगा या सिर्फ ये काम करेगा। अब हम देखते हैं कि प्रकाश को पकड़ा कैसे जाता है। थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं अपने सोलर पैनल का। ये अपने पास सोलर पैनल है और यहाँ आता है अपने पास सूर्य का प्रकाश। अगर सूर्य का प्रकाश आता है तो हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रॉन। ये फिजिक्स लग रही है अपन, बायोलॉजी में भी सेम यही चीज़ होती है। अगर हम पकड़ना चाहते हैं सूर्य के प्रकाश को तो हमें चाहिए, हम क्या निकालेंगे? सूर्य को प्रकाश को पकड़ते ही हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन। सूर्य को प्रकाश को पकड़ने वाला केमिकल होता है, उनको बोलते हैं अपने वर्णक। और एक पौधे में उच्च पादपों में 4 प्रकार के वर्णक होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है सूर्य का प्रकाश पकड़ना। और इस काम को कौन करेगा? क्लोरोफिल, या इसके लिए अपने एक शब्द यूज करते हैं वर्णक। और वर्णक उच्च पादपों में 4 प्रकार के वर्णक होते हैं। उच्च पादपों में वर्णक कौन कौन से 4 प्रकार? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल। ये केमिकल के नाम है, बस आपको ये 4 केमिकल ध्यान रखने हैं। इसमें आपको एक चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये है कि हमने यहाँ पे लिखा है उच्च पादपों में वर्णक। तो आपको ध्यान ये रखना है कि वर्णक असल में, क्लोरोफिल असल में 4 प्रकार के होते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल डी। इसमें से उच्च पादपों में सिर्फ 2 क्लोरोफिल पाए जाते हैं। सी पे पाया जाता है, सी से शिवाली याद रख लेना, और डी पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया के अंदर। तो इसका मतलब उच्च पादपों में सिर्फ 2 ही क्लोरोफिल पाए जाते हैं। और इसलिए इस चैप्टर के शुरू के अंदर इसने नाम लिख दिया था उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि हम 2 क्लोरोफिल को हटाने वाले हैं, इसका हम नहीं पढ़ेंगे। उच्च पादपों में 4 वर्णक होते हैं, 2 क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल। इसके अंदर आप ये ध्यान रखोगे कि क्लोरोफिल ए है ये मुख्य वर्णक है और बाकियों को अपने सहायक वर्णक कहते हैं। ये आप चीज़ ध्यान रखोगे और ये आपके आगे क्लियर भी हो जाएगा कि इसको अपने मुख्य वर्णक कहते हैं और इन चारों को सहायक वर्णक कहते हैं, बाकी तीनों को सहायक वर्णक कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि प्रकाश को पकड़ते कैसे हैं ये वर्णक। ये वर्णक हम दोनों फोटो सिस्टम को पढ़ लेते हैं। हमने ये एक बार फिर से आप गौर करेंगे तो प्रकाश को पकड़ने वाले सिस्टम को अपने बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और इसके अंदर 2 प्रकार की यूनिट होती है, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। हम आदत से उल्टा लिख रहे हैं, हम हमेशा 2 पहले लिखें, आदत डाल लेते हैं, और फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 2 पहले काम करता है अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे, और अगर अकेला काम करेगा तो फिर ये अकेला काम करेगा। अब हम इसमें ध्यान ये रखेंगे कि फोटो सिस्टम की खुद की
दो इकाइयाँ होती है, एक प्रकाश पकड़ने वाली इकाई जिसको एंटीना बोलते हैं, और एक जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये मुख्यतः क्या करता है, प्रकाश पकड़ता है। ये एक होता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसको अपने बोलते हैं अभिक्रिया केंद्र, रिएक्शन सेंटर, यानी कि रिएक्शन सेंटर। और ये क्या निकालता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। और जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए फिर से एक रसायन काम आएगा जिनको अपने बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन को पकड़ने वाला, ग्रहण करने वाला। फोटो सिस्टम के दो भाग है, एंटीना और अभिक्रिया केंद्र। अभिक्रिया केंद्र भी प्रकाश को पकड़ सकता है। अगर एंटीना ने प्रकाश को पकड़ा तो वो ऊर्जा को ट्रांसफर कर देंगे अभिक्रिया केंद्र के पास। अगर अभिक्रिया केंद्र ने खुद ने प्रकाश पकड़ा, ये सारे एक साथ काम करते हैं, एंटीना भी पकड़ता है, ये भी पकड़ते हैं। बस ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते, ये एनर्जी को सीधा यहाँ ट्रांसफर करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ रिएक्शन सेंटर ही निकालता है। और रिएक्शन सेंटर, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है, आप ये समझो कि एंटीना बनती किससे, ये इन वर्णकों से बनती है। और अभिक्रिया के अंदर किस वर्णक से बनता है, इस वर्णक से बनता है। ये सावधानी रखोगे, एंटीना में ये वर्णक होते हैं, ये नहीं होता। अभिक्रिया के अंदर में ये वर्णक होता है, केवल इसका एक कण होता है जो रिएक्शन सेंटर में होता है। तो ये कुछ ऐसे सेंटर है, आप इस चित्र में देखो, ये इसमें देखो, ये 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 एंटीना है। और फिर इसके बाद ये जो अणु है, ये एक क्लोरोफिल एक का अणु है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है जिसको किसी ने पकड़ लिया है, कोई भी आगे केमिकल है जो इसको पकड़ रहा है। तो हम इसको खुद बना लेते हैं एक बार के लिए। कोई सूरज है यहाँ पर, और इससे प्रकाश आ रहा है। वो प्रकाश से आगे कुछ अणु ग्रहण कर रहे हैं, तो उन अणुओं को अपने बोल देते हैं एंटीना। और ये अपना प्रकाश चयन के माध्यम से अपनी ऊर्जा को ट्रांसफर करते हैं, ये इसको, ये इसको, ये इसको। और अल्टीमेटली ये ऊर्जा जिसको ट्रांसफर होती है, वो एक सिंगल अणु है जिसको अपने बोल देते हैं रिएक्शन सेंटर। तो इसको अपने बोल देते हैं रिएक्शन सेंटर। ये है अभिक्रिया केंद्र, जिसके अंदर कौन सा अणु होगा, मुख्य अणु कौन सा, क्लोरोफिल ए। और इसके अंदर बाकियों के अंदर क्या होगा, ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, ये सब मिलकर बना रहे हैं एंटीना। ये इनमें क्लोरोफिल ए के अलावा बाकी सारे वर्णक होते हैं, कौन से, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और जेंटोफिल। ये हजारों अणु होते हैं, हमने सिर्फ चार बनाए हैं। और जैसे ही इस तक ऊर्जा आएगी, या ये भी डायरेक्ट सनलाइट ले सकता है, हमने चित्र को सिंप्लिसिटी के लिए इसके अंदर सनलाइट नहीं बनाई है, पर अगर आप बनाना चाहो तो ये भी सनलाइट ले सकता है। और यहाँ से फिर सीधा निकलता है एक इलेक्ट्रॉन। और अगर इलेक्ट्रॉन निकला है तो उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ने वाला एक ग्राही भी होना चाहिए। और ये इलेक्ट्रॉन ग्राही जब ट्रांसफर होता है, तो इसको ट्रांसफर करने के लिए खुद का एक सिस्टम होता है इनके पास। कहाँ ट्रांसफर करने अपने, ये भी ध्यान रखोगे, ये है PS2, क्योंकि पहले काम कौन करता है, PS सेकेंड। इसको थोड़ा सा सफाई से बना देते हैं। ये इतना हिस्सा है, ये है PS2। और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हैं, और कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, PS फर्स्ट के पास। और PS फर्स्ट के पास वही सिस्टम है, PS फर्स्ट भी खुद भी प्रकाश ग्रहण कर सकता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर इनके पास भी खुद का वही सिस्टम है। और इनके पास भी एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये भी इसका रिएक्शन सेंटर है, इसका ये रिएक्शन सेंटर, दोनों सेम होते हैं, बस इनका काम करने का तरीका नहीं, इनके प्रकाश की वेवलेंथ पकड़ने का जो
वेवलेंथ होती है उसका मान अलग अलग होता है। तो इसकी वेवलेंथ का मान होता है 680 नैनोमीटर, इसलिए इसको हम पी 680 बोलते हैं। और इसका जो नैनोमीटर है वो है पी 700, ये 700 नैनोमीटर को काम करता है। ये अकेला भी काम कर सकता है और ये दोनों एक साथ काम कर सकते हैं, ये अकेला काम नहीं करता। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आता है, तब इस समय यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की वजह से हाइड्रोजन का भी इधर से उधर होता है। ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है, ये H2O से निकल रहा है। इसका मतलब PH2 पर एक काम हो रहा है साथ में H2O का विघटन। अब पेपर में प्रश्न आ जाए कि H2O का विघटन कहाँ हो रहा है, सिर्फ PS2 पर, PS1 पे H2O का विघटन नहीं होता। ये इलेक्ट्रॉन है, ये PS2 से आ रहा है और PS2 के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, H प्लस बन रहा है इसकी वजह से। तो जब ये इलेक्ट्रॉन चलता है तो इसकी वजह से H प्लस विपरीत दिशा में चलता है, तब यहाँ पे क्या बनता है, ATP। और हर बार हम ATP को नीले अक्षर से लिखेंगे ताकि ये दिखता रहे, क्योंकि मेन लक्ष्य प्रकाश अभिक्रिया का यही है, क्या बनाना, ATP। ATP ADP से बनेगा, ये हम लिख नहीं रहे, पर यहाँ पे ATP ADP से बनेगा। और यहाँ से फिर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, प्रकाश यहाँ भी आ रहा है जो हमने इस चित्र में नहीं बनाया है। और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो फिर से एक इलेक्ट्रॉन पर आइए, ये इलेक्ट्रॉन असल में ये वाले इलेक्ट्रॉन ही है। ये खुद के इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकता है, पर इसके पास क्योंकि H2O नहीं टूटता, इसलिए इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अनंत आपूर्ति नहीं होती। अगर ये अकेला काम करता है कभी, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस आएगा। अगर ये अकेला काम नहीं करता, ये और ये साथ काम करते हैं, तब इलेक्ट्रॉनों की अनंत आपूर्ति है। हर बार H2O टूटेगा, इलेक्ट्रॉन बनेगा और उसका इस्तेमाल अंततः कहाँ पर हो जाएगा, ये NADPH बनाने में। तो अगर आपसे पूछ ले कि NADPH किसकी वजह से बनता है, मुख्य रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की वजह से। ATP किसकी वजह से बनता है, H प्लस की वजह से। जब H2O टूटता है तो H प्लस बनता है। तो इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं यहाँ से PS2 से PS1 की तरफ, तब H प्लस विपरीत दिशा में चलता है और जिसकी वजह से ATP बनती है। तो ATP बनती है। अगर ये अकेला काम करेगा तो फिर NADPH नहीं बनेगा, तब सिर्फ ATP बनेंगे। अब इस कॉम्प्लेक्स को थोड़ा सा अपने अपनी भाषा में डिजाइन कर लेते हैं। सिस्टम क्या है, देखो सिस्टम कुछ इस प्रकार काम कर रहा है। सबसे पहले प्रकाश को ग्रहण करेगा PS सेकंड, PS सेकंड ग्रहण करेंगे प्रकाश को। PS सेकंड प्रकाश को ग्रहण करेगा, PS सेकंड के अंदर क्लोरोफिल है, जो उस प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करेंगे हाथों हाथ किसको तोड़ने में, H2O को तोड़ने में। तो H2O टूटेगा, हमने एक साथ लिखा है क्योंकि ये ग्रहण कर रहे हैं पर ये साथ में तोड़ रहे हैं, तो ये एक साथ मान सकते हैं। प्रकाश सीधा H2O से नहीं है टकरा रहा, प्रकाश PS सेकंड से टकरा रहा है, ये H2O को तोड़ रहे हैं, तो ये एक साथ से होते हैं। तब हमें मिलता है इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन से। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करती है PS फर्स्ट के पास, और PS फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन जाता है, क्या बन जाता है, NADPH इसके अंदर। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जा रहा होता है, तब यहाँ पर एक चीज़ और बनती है जिसको अपने बोल सकते हैं ATP। तो ATP कब बन जाती है, ATP बन जाती है PS2 से PS1 के बीच में, और NADPH बन जाता है PS1 के जस्ट बाद के अंदर। ये अंतिम उत्पाद है। हमारा लक्ष्य क्या है प्रकाश अभिक्रिया में, ATP और NADPH बनाना। एक बार फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं मोटा मोटा कि PS2 और PS1 ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यानी कि प्रकाश पकड़ने वाले सिस्टम के दो भाग हैं। खुद PS2 और PS1 दोनों के दो दो पार्ट होते हैं, एंटीना और रिएक्शन सेंटर। एंटीना वो हिस्सा होता है जहाँ पे प्रकाश को ग्रहण किया जाता है, अभिक्रिया के अंदर भी प्रकाश को ग्रहण करता है। एंटीना अपनी जो ऊर्जा ग्रहण करता है उसको अभिक्रिया के अंदर में ट्रांसफर कर देता है और अभिक्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जाता है एक चैन के माध्यम से, जिसको अपने बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चैन। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं PS2 से PS1 के तरफ। जब इलेक्ट्रॉन PS2 से PS1 की तरफ जाएंगे तब हमें मिलेगी ATP। और जब इलेक्ट्रॉन PS1 से मुक्त होकर सीधा आगे कैरियर की तरफ जाएगा, तब इसका तत्काल इस्तेमाल कर दिया जाता है NADPH बनाने में। ये अपना मोटा मोटा इसका निष्कर्ष है। और इसमें ये भी चीज़ याद रखोगे कि जल का विघटन होगा हमेशा PS2 के ऊपर। तो अगर PS1 अकेला काम करेगा तो NADPH नहीं बनेगा, क्योंकि NADPH इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है और इलेक्ट्रॉन जो अनंत आपूर्ति होती है ये H2O से ही होती है। अगर ये अकेला काम करता है तब ये इलेक्ट्रॉन है ये चक्कर काटते हैं यहाँ पर,
तो इससे कोई बोल तब एटीपी सिर्फ एटीपी बनता है, ये नहीं बनता। उसको चक्रीय फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं, जो हम पढ़ेंगे। ये अपनी जो भी डायग्राम नया है उसका अपने पास है, एक प्रिंटेड वर्जन है। इसके अंदर एक एक चीज़ पे सावधानी से पढ़ लेते हैं। देखो, प्रकाश से सिर्फ LHC1 और LHC2 यानी PS1 और PS2 दोनों ग्रहण नहीं करते। अच्छा, इसमें आप अगर पूछ ले कि LHC और फोटो सिस्टम में क्या अंतर है, देखो फोटो सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन ग्राही भी शामिल हो जाता है, और इसके अंदर LHC भी शामिल हो जाता है। और LHC का मतलब सिर्फ होता है लाइट को पकड़ने वाला हिस्सा। इसके सिर्फ दो ही पार्ट होते हैं, कौन से? एंटीना और रिएक्शन सेंटर। LHC का मतलब होता है लाइट हार्वेस्टिंग, लाइट को पकड़ने वाले एरिया, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, पानी को पकड़ने वाले प्रकार की, जैसे लाइट को पकड़ने वाले। तो ये दो LHC है। तो LHC के सिर्फ दो ही पार्ट होते हैं, कौन कौन से? एंटीना और रिएक्शन सेंटर। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्राही किसका पार्ट है? ये फोटो सिस्टम 2 का पार्ट है। वैसे ही LHC और इलेक्ट्रॉन ग्राही दोनों मिलकर फोटो सिस्टम एक भी बना रहे हैं। तो हमारे पास फोटो सिस्टम कुल मिलाकर दो फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1। ये खोज के क्रम से नाम दिया गया, काम हमेशा फोटो सिस्टम 2 पहले करता है। अगर हम बात करें इनकी काम करने के तरीके पर, तो प्रकाश आता है LHC, अगर प्रकाश से टकराता है LHC पर, LHC और LHC दोनों, LHC फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 के LHC से टकराता है और यहाँ से सीधा इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, जिससे सोलर पैनल में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। और इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाता है PS2 से PS1 के बीच, तब एक ATP बनती है। और जब इसका ट्रांसफर किया जाता है वापस आगे, तो इससे बनता है NADPH और NADP। NADPH बनता है NADP से, ये आप ध्यान रखोगे। अब जल का विघटन होता है तो कौन कौन से दो उत्पाद बनते हैं, ये भी आप ध्यान रखोगे। जल का विघटन होता है तो हाइड्रोजन आयन बनते हैं, O2 बनता है और इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। फिर आगे का हमारा टॉपिक है फोटो फॉस्फोरिलेशन। ये अब तक हमने जितनी बातें बोली है उसके अंदर हमने एक बात बीच में और बोली थी कि PS2 पहले काम करता है, PS1 बाद में काम करता है। कभी कभी PS1 अकेला भी काम कर सकता है। तो इसी को ही हम चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। इसके अंदर आप ध्यान रखोगे शब्दों का अर्थ क्या है, पहले शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं। तो शब्दों का अर्थ समझने के लिए हम एक एक शब्द पे वापस गौर करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फो नाम के अंदर अर्थ देखो, फॉस्फेट की बात हो रही है, और अगर फॉस्फेट की बात हो रही है इसका मतलब इसके अंदर फॉस्फेट की समझ नहीं, एटीपी। तो फॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है फॉस्फेट जोड़ना। एटीपी किससे बनती है? एटीपी बनती है एडीपी से। तो अगर एडीपी से एटीपी बनता है, डाई फॉस्फेट से ट्राईफॉस्फेट बन रहा है, तो इसका मतलब हम क्या जोड़ रहे हैं? फॉस्फेट। फॉस्फेट को जोड़ना ही फॉस्फोरिलेशन कहलाता है। फोटो करता है प्रकाश, प्रकाश की उपस्थिति में फॉस्फेट को जोड़ना फॉस्फोरिलेशन कहलाता है। ये चक्रीय और अचक्रीय दो प्रकार का हो सकता है। चक्रीय का मतलब यहाँ पर किस चीज़ का चक्कर है? इलेक्ट्रॉन का चक्कर। हमने ये पढ़ा था कि जब अपने सिर्फ ये अकेला सिस्टम काम करता है, जब सिर्फ ये अकेला सिस्टम ये और ये साथ में काम करते हैं, तो यहाँ पे पानी टूटता है जिससे इलेक्ट्रॉन आपूर्ति होती है। ये इलेक्ट्रॉन ही अंत में जाके NADPH का निर्माण कर देता है और अंत में ATP का निर्माण हो जाता है। पर अगर प्रकाश की वेवलेंथ इतनी वीक हो कि पी ये P680 है, ये P700 है, अगर 680 नैनोमीटर से प्रकाश अधिक वेवलेंथ का है, तो इसका मतलब ये सिस्टम सक्रिय नहीं होगा, सिर्फ ये सिस्टम सक्रिय होगा। तब ये इलेक्ट्रॉन तो निकाल देगा, पर इसके पास इलेक्ट्रॉन की अनंत आपूर्ति नहीं है, क्योंकि पानी का विघटन यहाँ पर नहीं होता, पानी का विघटन यहाँ पर होता है। जब हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि ये और ये इनमें दूरी होती है बीच में, और बीच में कैरियर लगता है इलेक्ट्रॉनों को ढोने के लिए, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की अनंत आपूर्ति नहीं है, इसके पास पानी नहीं टूट रहा, तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन अगर गया तो वो एटीपी तो NADPH नहीं बनाएगा, वो सिर्फ इस बार ATP बनाएगा। NADPH इस इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो वो ATP तो बना देगा, पर वो इलेक्ट्रॉन वापिस यहीं आना चाहिए, तो इसको अपन बोलते हैं चक्रीय फॉस्फोरिलेशन। एक बार के लिए शॉर्ट में लिख देता हूँ, बाकी आपको इस चीज़ को दिमाग में कंसेप्चुलाइज करना पड़ेगा कि PS1 अकेला काम करता है तब इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। चक्रीय का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के चक्कर से है। तो हमारा जो मेन स्कीम है, जो हमने स्कीम लिखी है, वो स्कीम कुछ ऐसी है, देखो। PS2 काम करता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, ETC उसको ढो देता है,
PS1 के पास पहुंच जाता है, NADPH बन जाता है। अगर ये सिस्टम काम करता है तो यहाँ पे एक चीज़ और बनती है, ATP। अब इसके अंदर दो अणु बन गए, कौन कौन से, ATP और NADPH। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और अंत में इस्तेमाल हो गया, इलेक्ट्रॉन ने वापस चक्कर नहीं लगाया, तो इसका मतलब ये कौन सा है, अचक्रीय फॉस्फोरिलेशन। अब अगर PS2 सक्रिय नहीं होता, जो कि होता है हमेशा किस वेवलेंथ पे, P680 पर, अगर ये सक्रिय नहीं होता और सिर्फ हमारे पास इस वेवलेंथ के आसपास का प्रकाश है, तब ये सक्रिय नहीं होगा। तब इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है असल में, ये भी आप ध्यान रखोगे कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है असल में, ये इलेक्ट्रॉन असल में कहाँ से आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है H2O के टूटने से, जो सिर्फ यहाँ पर टूटता है PS2 के पास में। तो अगर ये सिस्टम काम नहीं करता तो इसका सिर्फ ये फिर कुछ इस प्रकार से होता है, चक्रीय फॉस्फोरिलेशन, और तब इसके अंदर क्या होता है, PS1 अकेला काम करेगा, इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा तो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसका इस्तेमाल करने की बजाय सिर्फ इलेक्ट्रॉन की गति के कारण जो हाइड्रोजन प्लस आयन की गति होती है, ये ध्यान रखो, ATP किस वजह से बन रहा है, इलेक्ट्रॉन के चलने से बनेगा, और इलेक्ट्रॉन के चलने से हाइड्रोजन उल्टी दिशा में चलता है, उसकी वजह से ATP बन रहा है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो चलेगा, और यहाँ पे NADPH नहीं बनेगा, यहाँ पे इस बार क्या बनेगा, सिर्फ ATP, और ये इलेक्ट्रॉन वापस चक्कर लगा के यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार की प्रोसेस को अपने बोलते हैं चक्रीय फॉस्फोरिलेशन। ध्यान क्या रखोगे, चक्रीय में चक्रीय कौन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सक्रिय कब होगा, जब PS2 काम नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉनों की अनंत आपूर्ति नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन वापस सर्किल में लाना पड़ेगा। अनंत आपूर्ति तब भी होगी जब H2O टूटेगा, H2O PS2 पे टूटता है। इसका मतलब अगर PS2 और PS1 एक साथ काम करते हैं, ये कब होगा, डीप से डीप बात, कि अगर 680 नैनोमीटर का भी प्रकाश उपलब्ध है तो अचक्रीय फॉस्फोरिलेशन होगा। अगर 780 से अधिक का नैनोमीटर का प्रकाश उपलब्ध है, 700 वाला प्रकाश उपलब्ध है, तो सिर्फ PS1 काम करेगा, और तब इलेक्ट्रॉनों की अनंत आपूर्ति नहीं होगी क्योंकि ये सक्रिय नहीं होगा, तब इलेक्ट्रॉन वापस चक्कर काटेगा, तो इसी को अपने बोलते हैं चक्रीय फॉस्फोरिलेशन। अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार के लिए समराइज कर लेते हैं। हमने ये पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण के अंदर ये रिएक्शन होती है, हमने ये पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण के अंदर हम क्या क्या कर रहे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में हम दो चरण देख लेते हैं, परिभाषा नहीं पढ़ेंगे, अब ये बच्चों वाला काम नहीं करना है। दो चरण हो जाता है, दो चरण अगर आपको अलग करने हैं तो आपको कच्चे मालों पे फोकस करना है, एक H2O होता है, एक और CO2 होता है। पहले चरण में H2O पे काम होता है, और इससे हम क्या बना लेते हैं, H प्लस बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, O2 बनाते हैं, और इनका इस्तेमाल प्रकाश की उपस्थिति में होता है, तो प्रकाश भी इसी चरण में पकड़ा जाता है, और इसके साथ इसमें क्या बना लिया जाता है, इसके साथ इसमें बना दी जाती है ATP और NADPH। ये सब होता है, इस अपने रिएक्शन को बोलते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया। और सेकंड चरण में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें CO2 को इस्तेमाल किया जाता है, और इसका उपयोग करके क्या बनाया जाता है, जब इस्तेमाल किया जाता है ना, उसको स्वांगीकरण बोलते हैं। तो CO2 का स्वांगीकरण किया जाता है, स्वांगी मतलब अपने आप के हिसाब से डाल लिया जाता है, तो CO2 को डाल लिया जाता है किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट में, और इसके अंदर उपयोग किया जाता है किसका, इसके अंदर इनका निर्माण किया जाता है, और इसके अंदर इनका क्या कर लिया जाता है, उपयोग कर लिया जाता है। ATP और NADPH प्लस का उपयोग कर लिया जाता है, और इस चरण को अपने बोलते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया। इसके बहुत सारे नाम हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिएक्शन, अंधेरे में नहीं होती है, होता है ये प्रकाश की उपस्थिति में, पर इसको प्रकाश नहीं चाहिए, इसको C3 चक्कर, और इसी को ही केल्विन चक्कर कह दिया जाता है।
अब अपने आगे का जो पॉइंट है वो ये है कि समरी हमने पढ़ ली, जो महत्वपूर्ण शब्दावली है एक बार के लिए इसको अपने दिमाग पे जोर डाल के देखना कि आप इनमें से किस किस शब्द को समझ पा रही हो। तो पहला जो शब्द हमने समझा था वो था, इस बार एक ब्रांडेड कलर लेते हैं ताकि देखते हैं कितना पकड़ पाते हैं। और पहला शब्द था कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। दूसरा चरण था कि आप लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को कितना समझ पाते हैं। तीसरा कि आप फोटो सिस्टम दो और फोटो सिस्टम एक की वेवलेंथ याद कर पाते हो अपनी। तीसरी चीज़, प्रकाशीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, और अप्रकाशीय अभिक्रिया के भी क्या क्या चरण होते हैं। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि प्रकाश अभिक्रिया में क्या क्या होता है। उत्पाद और अप्रकाश अभिक्रिया के आपको उत्पाद पता होना चाहिए। इसके अलावा फोटो सिस्टम सेकेंड, फोटो सिस्टम फर्स्ट की जो चेन होती है क्या वो आप याद कर पा रहे हैं। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि एंटीना क्या होती है, रिएक्शन सेंटर क्या होता है, इसमें से उच्च ऊर्जा वाले जो अणु बनते हैं वो कौन कौन से हैं, किस किस चरण में उच्च ऊर्जा के अणु बनते हैं। और इसके अंदर एक महत्वपूर्ण शब्द है फॉस्फोरिलेशन क्या है, और इसके दो प्रकार हैं, चक्रीय एवं अचक्रीय। क्या आप इनको समझ पा रहे हैं। और जल का विघटन क्या होता है ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है, और जल के विघटन होने के बाद में कहाँ क्या बनता है। अब हम एक बार हम पढ़ लेते हैं डायरेक्ट रिएक्शन के बारे में। ये आपका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, और हमने ये हिस्सा कर लिया, ये हिस्सा कर लिया, हमने ये फॉस्फोरिलेशन कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना, सबूत साबित होना बाकी है। और केमियो ऑस्मोटिक का मतलब होता है केमियो केमिकल, ऑस्मोटिक का मतलब होता है परागण। तो कोई केमिकल अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ यानी उच्च सांद्रता निम्न सांद्रता की तरफ गति करता है, उसको हम प्राशन बोलते हैं, रसोपराशन। ये रस है, ये रस का मतलब यहाँ पे रसायन यानी केमिकल है। और केमिकल कौन सा है इसमें, H प्लस। तो यहाँ पे अगर आपसे पेपर में प्रश्न पूछ ले कि रसोपरासरणी परिकल्पना में रस क्या है, तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना कि इस चैप्टर में एक ही रस है, जो दो ही रस हैं टोटली जिनका इस्तेमाल हो रहा है। दो रस कौन कौन से, एक तो CO2 रस है और एक H2O रस है। CO2 का इस्तेमाल ग्लूकोज बनाने में किया जाता है, इसका अलग कहानी है। H2O का इस्तेमाल सीधा नहीं होता, इसका इस्तेमाल ऐसे ऐसे वैसे करने में होता है। ये बाहर निकल दिया जाता है, इसके पानी से निकाल दो। अब बच्चा कौन, ये और ये, इसको केमिकल नहीं मानते तो बच्चा कौन, ये। इसका मतलब रसोपरासरण में हम परासरण किसका कर रहे हैं, सिर्फ H प्लस का परासरण कर रहे हैं। और जब H प्लस का परासरण होता है तब क्या बनता है, ATP, और इस इलेक्ट्रॉन का यूज होता है NADPH बनाने में। तो सारी कहानी इनके इर्द गिर्द घूमती है। H प्लस जब चलता है तो ये इसकी वजह से चलता है, ये जिस दिशा में चलता है ऑपोजिट दिशा में ये चलेगा, और ये बनेगा ये ATP। तो ये हाइपोथेसिस क्या कहती है, इस हाइपोथेसिस को समझना है तो आपको क्लोरोप्लास्ट की थोड़ी सी संरचना समझनी होगी। ये हमारा अंतिम बिंदु है प्रकाशीय अभिक्रिया का। हम इसके बाद सीधा अप्रकाशीय अभिक्रिया पढ़ेंगे और फिर इन दोनों को एक साथ ही लेंगे। तो इसको समझने के लिए हम क्लोरोप्लास्ट की संरचना को समझते हैं। हम एक साफ पेज में क्लोरोप्लास्ट समझते हैं, और फिर हम देखेंगे कि बुक में क्लोरोप्लास्ट कैसा दिया है। ये क्लोरोप्लास्ट कुछ ऐसा होता है, देखो। ये देखो, ये ये जंतु कोशिका है। इसका केंद्र बीच में नहीं होता, फिर भी एक बार के लिए मान लो कि यहाँ कहीं पे इसका कोई केंद्र था, छोड़ देते हैं केंद्र के बीच में। इसके अंदर कहीं पर क्लोरोप्लास्ट है।
और केंद्रक की दो झिल्लियाँ होती है, तो आदत डाल लो दो झिल्लियाँ बनाने की। और इसकी खुद की कितनी झिल्लियाँ होती है? इसकी भी दो झिल्लियाँ होती है। अब हम इसके अंदर देखेंगे, क्लोरोफिल सीधा पैक नहीं होता, क्लोरोफिल एक खास प्रकार की संरचना नहीं। क्लोरोफिल बिना झिल्लियों के काम नहीं करता। इसका मतलब इस झिल्ली के अंदर भी कोई झिल्ली वाला सिस्टम होना चाहिए। तो हम क्लोरोप्लास्ट, इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, पूरी संरचना को झिल्ली वाली। और इसके अंदर फिर से एक झिल्ली का सिस्टम होता है जिसको झिल्ली तंत्र कहते हैं। हम अब इस बार सिर्फ क्लोरोप्लास्ट बनाएंगे। क्लोरोप्लास्ट बनाने के लिए ये, और इसके बाहर खुद की एक झिल्ली हो रहा है। याद रखो, क्लोरोप्लास्ट की दो झिल्लियाँ होती है, केंद्र की दो झिल्लियाँ होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया की भी दो झिल्लियाँ होती है। इसके अंदर सिक्कों जैसी संरचना होती है। और इन सिक्के जैसी संरचनाओं को अपने क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं अपने, इनका एक नाम है थाइलेकोइड। इन थाइलेकोइड के अंदर का जो खाली हिस्सा है ये, इसका भी एक नाम है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसका नाम भी दे रखा है। इसका नाम है ल्यूमेन। अंग्रेजी में लिखा है, इसको काशिका भी बोल सकते हैं, अगर बहुत अच्छे लेने नहीं है हमको। एग्जामिनर इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, अंग्रेजी नाम पे फोकस करना। और ये ऐसे सिक्के एक नहीं होते, ये बहुत सारी जगह हो सकते हैं। ये कई जगह थैलियों में मिलते हैं आपको। तो एक थैली यहाँ पे पैकेट से और बना देते हैं। इस एक पे पूरे पैकेट को अपने बोलते हैं ग्रेना। तो इस पूरे एक पैकेट को अपने क्या बोल देते हैं? ग्रेना। और ये भी एक यहाँ पे ग्रेना है, जिसको अपन दिखाएंगे नहीं। और ये ग्रेना एक दूसरे से जुड़ी होती है फिर से झिल्लियों के माध्यम से, जो मैं थोड़ी सी अलग बना देता हूँ ताकि पता चलता रहे, क्योंकि ये दिखने में जरूर सेम है, बट ये कोई सेम चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। ये अलग अलग झिल्लियों से जुड़ी है। तो इस झिल्ली को बोलते हैं अपने, ये भी एक तरह का सिक्का ही है, पर ये थोड़ा अलग तरीके से डिजाइन है। इसका खुद का एक नाम है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। और ये चूंकि झिल्ली है, झिल्ली को अंग्रेजी में लेमिनेसिस बोलते हैं, तो ये है स्ट्रोमा लेमिली, या स्ट्रोमा झिल्ली भी बोल देते हैं हिंदी में इसको। इस वाले खाली जगह को, इसको सीधा स्ट्रोमा बोला जाता है। ये ध्यान रखोगे कि स्ट्रोमा और स्ट्रोमा झिल्ली दो अलग अलग चीज़ें हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ये स्ट्रोमा झिल्ली है। एक और बना लेते हैं इसका, ताकि ये थोड़ा स्पष्ट हो जाए कि ऐसी दो ही चीज़ें नहीं है, और भी है। ये ऐसे उनसे भी कनेक्ट है, थोड़ा साइड में बनाना था। तो ठीक है, मान लेते हैं कि इनके बीच में कनेक्शन है। ये भी स्ट्रोमा झिल्ली है, ये स्ट्रोमा झिल्ली है, और ये बीच का जो खाली एरिया है इसको अपन बोलते हैं स्ट्रोमा। इसके अंदर के जो हिस्से को उसको जो मैंने बोलते हैं। और ये डायग्राम हमने जो बनाया है वो है असल में ये डायग्राम। और इसके अंदर इस एक हिस्से को हमने बोला था ग्रेना, इसकी खुद की माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट की दो झिल्लियाँ हैं। इस वाले को हम कनेक्शंस को बोलते हैं स्ट्रोमा। और ये जो खाली जगह इसको बोलते हैं, इसको स्ट्रोमा लेमिली, इस खाली जगह को सिर्फ स्ट्रोमा बोलते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसका मतलब इसके अंदर खुद का राइबोसोम डीएनए भी होगा। वो हम नहीं बनाएंगे क्योंकि इस चैप्टर में उनका कोई जिक्र नहीं है।
हालांकि समझना है कि सारा काम उनकी वजह से हो रहा है, वो हैंडलिंग पॉइंट है, पर हम उनका जिक्र नहीं करेंगे। अब आपको ध्यान क्या रखना है, सारा खेल यही है। अब तक हमने दो शब्दों को पढ़ा था, और वो दो शब्द कौन से थे? पेन बन जा रहे हैं, पी एस सेकेंड और पी एस वन। और फिर इसके अलावा हमने जो दो शब्द और पढ़े थे, एक था एटीपी और एक था NADPH। अगर इनकी लोकेशन इसमें पूछे तो यहाँ खेल समझ में आता है कि ये इन चीज़ से अलग कैसे है। आपको ध्यान रखना है कि पी एस सेकेंड इस हिस्से में काम करे, इस हिस्से के अंदर, इस स्ट्रोमा में कुछ भी नहीं है। इनके अंदर, इनकी झिल्लियों के अंदर, ल्यूमेन वाले क्षेत्र के अंदर कौन काम करेगा? पी एस सेकेंड। और इस वाले हिस्से के अंदर कौन काम करेगा? पी एस फर्स्ट। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो पी एस सेकेंड से पी एस फर्स्ट तक इलेक्ट्रॉन ढोने का काम करेगा। उसकी संरचना भी हम पढ़ेंगे। पी एस सेकेंड प्रकाश को ग्रहण करता है। तो अगर आपको पूछ ले कि सबसे ज़्यादा प्रकाश ग्रहण करने वाली झिल्लियाँ कहाँ हैं, तो देखो झिल्लियाँ इसके पास इतनी झिल्लियाँ और इसके पास एक ही है, तो सबसे ज़्यादा प्रकाश ग्रहण करने वाली झिल्लियाँ पी एस सेकेंड के पास ही है। तो इससे ये निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं अपने, यहाँ पे निष्कर्ष साथ साथ में लिख के डालते हैं, निष्कर्ष कि सबसे ज़्यादा प्रकाश कौन ग्रहण करता है। तो सबसे ज़्यादा एंटीना किसके पास है? प्रकाश जो ग्रहण करता है, कैचमेंट होता है, वो पी एस सेकेंड का होता है। और पी एस सेकेंड के अंदर क्या टूटता है? H2O। तो ये भी ध्यान रखोगे। हम इसे ग्रेना को और बड़ा जूम करके बना लेते हैं, इसकी थाइलेकॉइड को जूम करके बना लेते हैं, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। ये अपना थाइलोकॉइड बना लिया यहाँ पे जूम करके, इस एक सिक्के को यहाँ पे जूम करके बनाया है। तो ये एक है, असली में क्या बना दिया हमने? थाइलेकॉइड। और इसके अंदर टूटता है H2O। H2O थाइलेकॉइड में टूटता है, ये थाइलेकॉइड है नहीं, इसका मतलब H2O टूटना या पी एस सेकेंड का जो काम करने की जगह है वो थाइलेकॉइड है, और स्ट्रोमा के अंदर पी एस फर्स्ट होता है। ये चीज़ हम यहाँ पे नोट भी कर लेते हैं। सेकेंड बात, पी एस सेकेंड है, ये किसके अंदर है? ये है ग्रेना के अंदर। ये सिक्कों के पूरे गुच्छे को ग्रेना बोलते हैं। और इसका मतलब H2O भी किस में टूटेगा? पी एस सेकेंड में। और पी एस सेकेंड किस में? ग्रेना में। पी एस फर्स्ट कहाँ पर है? पी एस फर्स्ट है स्ट्रोमा में, नहीं, स्ट्रोमा झिल्ली में। स्ट्रोमा इस खाली क्षेत्र को बोलते हैं। अब इसके अंदर H2O टूटेगा, किसके अंदर? H2O टूटता है इसके अंदर ही H प्लस, E नेगेटिव और O2। O2 तत्काल बाहर निकाल दिया जाता है। तो कोई पूछ ले O2 कहाँ पे बना? O2 बनता है सिक्के के अंदर की जगह को क्या बोलते हैं? ल्यूमेन में। H प्लस कहाँ पे बनता है? ल्यूमेन में। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे बनता है? ल्यूमेन में। इसका बाद में क्या होता है? ये बाद में स्ट्रोमा में चला जाता है, यानी इस खाली जगह में आ जाता है। और फिर परासरण से क्या होता है इसका? विसरण बोलते हैं। जब गैस अपनी दाब से खुद निकलती है उसको अपने क्या बोलते हैं? विसरण से कोशिका से बाहर निकल जाती है। बस H प्लस ल्यूमेन में ही रहता है। और जब ये बाहर आता है तब इसी को बोलते हैं रसोपरासरण। इसके अंदर H प्लस बार बार बन रहा है, और H प्लस जब बाहर आता है तब बनती है एटीपी। एटीपी बनती है तब। तो इसी को बोलते हैं रसोपरासरण, या कि केमिकल का प्रासरण। किस केमिकल का? H प्लस का। इलेक्ट्रॉन कहाँ काम आता है? इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसपोर्ट होता है तब H प्लस का भी ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये मदद करता है इसको ट्रांसपोर्ट करवाने में। तो इसका मतलब
हालांकि इलेक्ट्रॉन अंतिम स्तर पर जो यूज होता है वो PS1 में चला जाता है, ये तो PS1 में यहाँ पे इसका यूज हो जाता है NADPH बनाने के, पर जब ये चलता है तो पीएच प्लस को भी ट्रांसफर करता है, और H प्लस ट्रांसफर होने से क्या बनती है, ATP। अब आपको संरचना ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने वाली चीज़ है कहाँ पर, उसकी खुद की लोकेशन क्या है एटीपी की ट्रांसपोर्ट करने वाली चीज़ की। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने वाला जो सिस्टम है, अब हम उसको पढ़ते हैं तो फिर हम पढ़ेंगे तो वो कहाँ पर सिचुएट करती है। हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ना है तो आपको एक डायग्राम पे गौर करना चाहिए, पर उससे पहले हम ये देख लें कि ये चेन करती कहाँ, काम कहाँ करती है। इलेक्ट्रॉन है ल्यूमेन के अंदर, इसको बाहर निकालना है और उसको भेजना है यहाँ पर PS फर्स्ट। तो PS सेकंड से इलेक्ट्रॉन को निकालना है और उसको भेजना है PS फर्स्ट में। तो PS सेकंड से इलेक्ट्रॉन को PS फर्स्ट में भेजना है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन काम में आएगी। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने वाले कुछ मटेरियल होते हैं इस झिल्ली के ऊपर, कुछ होते हैं इस झिल्ली के अंदर, कुछ बाकी दो ही जगह है इसकी, और एंजाइम्स होते हैं एटीपी बनाने वाले, ये यहाँ पर और यहाँ पर अंदर और बाहर। अब हम देखते हैं कि कौन कहाँ पर है और कौन कहाँ पर काम कर रहा है। ये बहुत सिंपल सा फंडा है, देखो H प्लस सबसे ज़्यादा अंदर है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले बना अंदर, तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन पकड़ने वाला सिस्टम होना चाहिए, वो कहाँ पर होना चाहिए, वो होना चाहिए अंदर। ये डायग्राम है, ये डायग्राम है ये किसका है, एक सिक्के का, ये ध्यान रखना, ये डायग्राम एक ही सिक्के का है, ये कभी आप क्लोरोप्लास्ट मत समझना, ये थाइलोकोइड का डायग्राम एक सिक्के का है। देखो H2 अंदर टूटा, अंदर टूटे O2 बना, O2 बाहर निकाल दिया जाता है, बचा H प्लस। H प्लस को निकालने के लिए जब ये निकलता है तब क्या बनती है, ATP। ATP बनाने वाला एंजाइम बाहर है। अब सावधानी क्या रखनी है, ATP बनाने वाला एंजाइम और NADP बनाने वाला एंजाइम दोनों ही बाहर होते हैं, पर झिल्ली के पास में होते हैं। क्यों, क्योंकि कच्चा माल झिल्ली के अंदर से लेना है और इनको काम कहाँ पर आना है, बाहर। ये बात थोड़ी सी गौर से समझो। देखो कहाँ गया हमारा क्लोरोप्लास्ट। अब इसके अंदर मैं बताता हूँ, वापस याद करो। प्रकाश संश्लेषण के अंदर दो प्रकार की रिएक्शन है, एक प्रकाशीय रिएक्शन जिससे प्रकाश का उपयोग करके एटीपी और NADP बनाना, और दूसरी रिएक्शन है अप्रकाशीय रिएक्शन, जिसमें प्रकाश से जो उत्पाद प्राप्त हुआ एटीपी और NADP उसको CO2 के साथ मिक्स करके हमें कार्बोहाइड्रेट बनाना है। जो एटीपी और NADP बनाने वाला जो अधिकांश काम है वो इसके अंदर होता है, और जो डायरेक्ट रिएक्शन है वो यहाँ पर होती है स्ट्रोमा में। तो ये भी चीज़ ध्यान रखोगे कि डायरेक्ट रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, डायरेक्ट रिएक्शन हो रही है स्ट्रोमा में। कहाँ गया अपना मटीरियल, ये भी एक पॉइंट ध्यान रखोगे कि डायरेक्ट रिएक्शन कहाँ होती है, या अप्रकाशीय रिएक्शन, या C3 चक्कर, या केल्विन चक्कर, या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। ये प्रश्न एक बार आया था पेपर में, हालांकि ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आया था, तो क्लोरोप्लास्ट में भी आ सकता है, झिल्ली के बारे में आया था कि कौन सा काम झिल्ली के किस तरफ होता है। तो एक कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है ना, ये होता है झिल्ली तंत्र से बाहर। किस झिल्ली तंत्र से, क्लोरोप्लास्ट के अंदर का जो झिल्ली तंत्र है, क्लोरोप्लास्ट से बाहर मत कर देना, सारा काम क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही हो रहा है। ये पूरा प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है, झिल्ली तंत्र के बाहर, यानी ग्रेना और थाइलेकोइड और जो स्ट्रोमा लेमिली उसके बाहर। कौन सी लोकेशन होती है उसके बाद की लोकेशन स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा लेमिली झिल्ली वाला तंत्र है, उसके अंदर पीएच प्लस होता है, स्ट्रोमा खाली जगह है जहाँ पे पीएच सेकंड होता है, दोनों ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। अब आपको लोकेशन देखनी है, देखो लोकेशन सीधी सीधी दे रखी है इस बुक के अंदर, आप गौर से देखोगे तो एक डायग्राम दे रखा है। ये डायग्राम अगर सब गौर से नहीं देखोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा, पर गौर से देखोगे तो आपको NCERT की पूरा ही पता चलेगी कि उसने कितनी बारीकी से इस चीज़ को बनाया है, देखो। और आप अभी रिलेट करोगे कि ये काम कैसे करता है, नेचर ने कैसा डिजाइन बनाया। ये एक सिक्का है जिसको अपने थाइलेकोइड बोलते हैं। इस सिक्के के अंदर अगर मैं अपना वाला डिजाइन साथ में बनाऊँ तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ये अपना क्लोरोप्लास्ट है,
और इसके अंदर ये सिक्का है। इस सिक्के के अंदर की जगह को ल्यूमेन कहते हैं। इसके अंदर ये ल्यूमेन है, ये अंदर का ल्यूमेन है, अवकाशी का लिखा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे जल टूटता है, ये हमने लिखा था जल यहाँ पे टूटता है, और ये पूरा सिस्टम पीएस सेकंड है। और इसके साथ में ये पाइप जुड़ी हुई है, इसको स्ट्रोमा लेमिले बोलते हैं। इसके अंदर PS1 है, PS1 भी झिल्ली के अंदर है, PS2 भी झिल्ली के अंदर है। झिल्ली से बाहर डायरेक्ट रिएक्शन होगी, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बनेंगे। झिल्ली के अंदर H2 टूटता है, H2 टूटते ही O2 तत्काल बाहर निकाल दी जाती है, बच्चा H+। इसी से संबंधित इसको रस बोल रहे हैं, इसमें एक ही रसायन बचता है। H2 टूटता है तो O2 बाहर निकल जाती है, इलेक्ट्रॉन को रसायन बोलते नहीं है, तो बच्चा एक H+। तो इसकी मात्रा अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब ये बाहर निकलता है तो निकलते ही इसको हाथों हाथ ATP बना दी जाती है। और ATP का इस्तेमाल कहाँ करना है? झिल्ली के अंदर नहीं करना है। ATP तो झिल्ली से बाहर इस्तेमाल होगी। ये क्लोरोप्लास्ट की झिल्ली की बात नहीं कर रहा, इस वाली झिल्लियों की बात कर रहा हूँ। इनसे बाहर ATP का उपयोग करना है, किसको बनाने में? कार्बोहाइड्रेट बनाने में। कोई पूछ ले कि एटीपी सिंथेज एंजाइम कहाँ पर है, तो एटीपी सिंथेज एंजाइम इन झिल्लियों के ऊपर ही है, पर बाहर की ओर, स्ट्रोमा साइड। फिर इलेक्ट्रॉन को पकड़ने वाला पहला एंजाइम कहाँ पर मिलेगा? इसकी झिल्ली के ऊपर। इसकी झिल्ली के ऊपर कौन पकड़ता है इलेक्ट्रॉन को? अब तीन शब्द आपको याद रखने हैं। PQ यानी प्लास्टोक्विनोन, एक होता है साइटोक्रोम B6F, और एक है PC प्लास्टोसाइनिन। PQ PC प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन और साइटोसिन B6F। PQ पहला इलेक्ट्रॉन पकड़ता है, ये झिल्ली के अंदर फंसा हुआ है। लोकेशन ध्यान रखोगे, ये इस झिल्ली के अंदर। मैं जब भी झिल्ली बोलूँ तो इस झिल्ली को मत समझना, ये बाहर की झिल्ली है, ये अलग झिल्ली है। हम इस झिल्ली की बात कर रहे हैं। ये सीमा है, सारा काम इसके अंदर हो रहा है। ये है इस थाइलोकोइड की झिल्ली में अंदर फंसा है प्लास्टोक्विनोन। ये इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले पकड़ेगा, और ये इलेक्ट्रॉन को पकड़कर किसको देगा? B6F को। B6F चलता फिरता विमान है, और ये इस झिल्ली के अंदर अंदर चल सकता है। तो ये चलकर आगे किसको ट्रांसफर कर देगा? प्लास्टोसाइनिन को। प्लास्टोसाइनिन की दिशा देखो, झिल्ली के अंदर की तरफ। और जब प्लास्टोसाइनिन झिल्ली के अंदर है, जब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, तब हमें क्या मिलता है? प्लास्टोसाइनिन से सीधा किस में जा रहा है? गौर से देखो, PS फर्स्ट के पास। इलेक्ट्रॉन सीधा बाहर नहीं जाएगा, वो PS फर्स्ट को मिलेगा पहला। और PS फर्स्ट किस में? झिल्ली के अंदर। ये भी किस झिल्ली के अंदर है? स्ट्रोमा लेमिली की झिल्ली के अंदर है। और यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तब इसका उपयोग कर लिया जाता है NADPH बनाने के अंदर। तो लोकेशन ध्यान रखोगे कि ये है झिल्ली के अंदर, ये है झिल्ली के अंदर, ये है झिल्ली में अंदर की ओर, ये अवकाशिका की ओर है, ये झिल्ली के ऊपर है, ये झिल्ली के ऊपर है। और जो एंजाइम है ATP और NADPH बनाने वाले, ये झिल्ली के बाहर है, लेकिन झिल्ली के ऊपर की है, झिल्ली के ऊपर, पर उनकी साइड किस तरफ होगी? बाहर, यानी इस तरफ। यहाँ पे है ये ATP बनाने वाला एंजाइम भी बाहर की तरफ है, और NADPH बनाने वाला एंजाइम भी बाहर की तरफ। बाहर की तरफ होने का मेन कारण क्या है? क्योंकि हमें कार्बोहाइड्रेट कहाँ पर बनाना है? बाहर की तरफ। एंजाइमों का नाम ध्यान रखोगे, ATP बनाने वाले एंजाइम का नाम है ATP सिंथेज एंजाइम, और NADPH बनाने वाले एंजाइम का नाम है NADPH सिंथेज एंजाइम। सिंथेज यानी सिंथेसिस करने वाले एंजाइम।